एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 की नेक्स्ट थीम दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपका चैप्टर 1 है वो बेस्ड ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के ऊपर कि किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को इम्पेक्ट किया है और किस तरह से ये दोनों ही सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। सो हम इन दोनों ही टॉपिक्स को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स कॉलोनियल एक्सपीरियंस। हम जानेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से कॉलोनियल टाइम्स में राइज होता है, इमर्ज होता है, एस्टैब्लिश होता है, इंडियन सोसाइटी को किस तरह से इम्पेक्ट करता है, इंडियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, हम ये स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन का क्या मीनिंग है, रोल ऑफ सिटीज क्या होता है, अर्बनाइजेशन का अपना कॉलोनियल एक्सपीरियंस क्या है। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटा सा रिवीजन करेंगे जो सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी हुई हैं। हमने देखा था कॉलोनियलिज्म क्या होता है, वेयर वन कंट्री रूल्स एंड कंट्रोल्स ओवर अनदर कंट्री। एक कंट्री दूसरी कंट्री को रूल कर रही है, उसके रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के पीछे जो फोर्स वर्क कर रही है, जो आइडियोलॉजी वर्क कर रही है, दैट इज वेस्टर्न कैपिटलिज्म। ओके, वेस्टर्न कैपिटलिज्म इज द फोर्स बिहाइंड वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म। ठीक है, वही वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाता है, किस तरह से इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करता है, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये लॉन्ग हैं, ये परमानेंट हैं। अब कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म किस तरह से स्टार्ट होता है, नेशन स्टेट्स का आइडिया क्या है। अगर कैपिटलिज्म डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है सो वही नेशन स्टेट्स डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म है और अल्टीमेटली ये सारे डिस्ट्रक्शन, ये सारे एक्सप्लॉइटेशन से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के अंदर स्वराज की फीलिंग डेवलप होती है। ये सारा कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में हर एक चीज को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पे। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें सो आप क्या समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आपने क्लास 11th में इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है, आपने क्लास 12th की आपकी फर्स्ट बुक जो है इंडियन सोसाइटी, आपने वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ा है। क्या मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का? सो इट रिफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन based on the use of inanimate power resources like steam और electricity। ये तो हो गई आपकी बुकिश लैंग्वेज। इन जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, कहाँ से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार वापस से बता दूं, क्लास 11th में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा है। आपने पढ़ा था किस तरह से इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में कैपिटलिज्म बर्थ लेता है। ठीक है, यहीं से कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज होता है और अल्टीमेटली कॉलोनियलिज्म जो है वो अपने पीक पर आता है। क्लियर है, ये आया समझ में? क्या पढ़ा हमने कि इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्लियर है? पहले की सोसाइटीज होती थी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी, जिन्हें हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज भी कहा करते थे। यहाँ पर जो सोसाइटीज थी वहाँ पर एग्रीकल्चर वाज द प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन। सारा कुछ वर्क, सारा कुछ सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू वर्क करता था। सभी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ही एम्प्लॉयड होते थे, किसी के लैंड होते थे, कोई उस लैंड पे वर्क कर रहा होता था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई प्रोडक्शन, इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, रीजन, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। रिलीजन वॉज सुप्रीम। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सोसाइटीज का जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें एनलाइटनमेंट पीरियड की। हम आ जाते हैं आपके 18th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी के टाइम पे। आपने एनलाइटनमेंट पढ़ा हुआ है, आई होप आपको याद भी होगा, हमने डिस्कस भी किया हुआ है।
एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड में, स्पेशली हम यूरोप की बात कर रहे हैं, रीजन डेवलप होता है, ठीक है, विवेक, लोग सोच समझ के इन सारी चीज़ों के ऊपर, साइंस की ग्रोथ होती है, साइंस का डेवलपमेंट होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मशीन्स का डेवलपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंडस्ट्रीज, ये सभी फॉर्म में आना शुरू करती हैं, इमर्ज होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अगर हम एनलाइटनमेंट की बात करें, सो क्या सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, सो ग्रोथ ऑफ साइंस, ओके, रीजन, टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली मैं कहूं सो एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। हम प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटीज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज में जहां पर हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने आपको ये कैपिटलिज्म में भी एग्जांपल दिया था कि जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में वर्क कर रहे होते थे, एग्रीकल्चर ही हमारी मेन ऑक्यूपेशन हुआ करती थी, सो प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता था, वो फूड प्रोडक्शन सभी की नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता था, सभी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था। अल्टीमेटली जब मशीन्स इंट्रोड्यूस होती हैं, टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, सो वो प्रोडक्शन एकदम से रेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया, सभी की डिमांड्स फुलफिल हो पा रही हैं। सो हमने देखा कि किस तरह से जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, सो हम पीपल की नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर पाते हैं, ये हम सभी की नीड्स को, हम सभी की डिमांड्स को फुलफिल कर पाता है। अल्टीमेटली यहाँ से कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी अराइज होता है। ये सारा कुछ हमने कैपिटलिज्म वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, सो ये क्या एक प्रोसेस है जहां पर मशीन प्रोडक्शन हो रहा है, सारा कुछ प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज हैं वो मशीन्स के थ्रू हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, वर्क सारा कुछ जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, टेक्निक्स के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर हम जो है पावर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। वो पावर रिसोर्सेज क्या है, जैसे हम स्टीम यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेस्ड है, एंड दिस होल प्रोसेस इज रिफर्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ आई होप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, मीनिंग समझ में आ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉलोनियल एक्सपीरियंस की बात करें इंडिया में, ठीक है। अब हम कॉलोनियल एक्सपीरियंस देखेंगे इंडिया का इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में, किस तरह से कॉलोनाइजर्स ने इंडिया के स्ट्रक्चर को चेंज किया वो हम देखेंगे, ठीक है। हर एक चीज आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं है, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है। नाउ हाउएवर the nature of industrialization was not same in India due to colonial rule in India. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है वो तो हमने समझा, लेकिन ये जो नेचर है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये जिस तरह से वेस्ट में रहा, जिस तरह से बाकी अदर कंट्रीज में रहा, वैसा इंडिया में नहीं रहा। और कारण क्या था, इंडिया में कॉलोनियल रूल चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। वी लर्न दैट इन इवन द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन वर्किंग ऑन दी लैंड। अब अगर हम बात करें कि जो सिविलाइजेशंस, जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस थी जहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, थोड़ी सी भी अगर वो एडवांस होती हैं, सो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं बढ़ता, वो अभी भी एग्रीकल्चर में ही वर्क कर रहा होता है। In industrial societies, a large majority of the employed population work in factories, offices or shops rather than agriculture. लेकिन वहीं अब हम इसका बिल्कुल अपोजिट कर दें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉप्स में एम्प्लॉयड होती है रादर देन एग्रीकल्चर। यानी कहाँ वर्क कर रही है, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है, फैक्ट्रीज में वर्क कर रही है, एग्रीकल्चर में वर्क नहीं कर रही। मतलब एग्रीकल्चर में भी करती है लेकिन लार्ज सेक्शन कहाँ वर्क कर रहा है, सो इंडस्ट्रीज में। नाउ अगर हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को और थोड़ा सा समझे, सो ओवर 90% ऑफ पीपल इन द वेस्ट लिव इन टाउन्स एंड cities where most jobs are to be found and new job opportunities are created. अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, सो 90% पीपल
टाउन और सिटीज में वर्क कर रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं जहां पर ज्यादातर जॉब्स पाई जाती हैं एंड ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है। यानी हम आ चुके हैं पूरे के पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में। देन नॉट सरप्राइजिंगली देयरफॉर वी यूजुअली एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यही एक कारण है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अर्बनाइजेशन के साथ में एसोसिएट करके देखते हैं। क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। सो एक तरफ है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज या फिर मैं कहूं प्रिमिटिव सोसाइटीज, ओके, और दूसरी तरफ है आपकी मॉडर्न सोसाइटीज। दूसरी तरफ कौन सी सोसाइटीज हैं? मॉडर्न सोसाइटीज हैं। आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, अब इन सोसाइटीज में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो जो वर्क कर रहे हैं वो फील्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं, और फील्ड्स जो होती हैं वो जनरली ऐसा होता है कि या तो नेबरहुड में ही है या फिर थोड़ा सा घर के दूर है। अल्टीमेटली वो डेली अपना वर्क करते हैं फील्ड्स पे जाके एंड वापस से अपने घर आ जाते हैं। ये होती हैं आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज या प्रिमिटिव सोसाइटीज। अब हम आ जाए मॉडर्न सोसाइटीज में, दो सोसाइटीज विच आर इंडस्ट्रीज बेस्ड, जहां पर साइंस है, रीजन है, टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट है, ये वाली सोसाइटीज में यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पीपल वर्क कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज या रूरल सोसाइटीज से, रूरल एरियाज से जो पीपल होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टाउन्स वगैरह में, जहां पर उन्हें शायद ज़्यादा पे किया जा रहा होता है। अगर उन्हें ज़्यादा पे किया जा रहा है, और भी क्या रीजंस होते हैं अर्बनाइजेशन के, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इन्हीं सारी रीजन से पीपल जो हैं वो रूरल एरिया से या एग्रीकल्चरल सोसाइटी से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे होता है अर्बनाइजेशन। क्या होता है इससे? अर्बनाइजेशन। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों को ही कनेक्ट करके फिर एसोसिएट करके फिर उन्हें स्टडी करते हैं। क्लियर है? नाउ दे ऑफन डू ऑकर टुगेदर बट नॉट ऑलवेज सो। अब हमेशा वैसे तो ये अक्सर साथ में ही रहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हर बार ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो साथ में हो। For instance, in Britain, the first society to undergo industrialization was also the earliest to move from rural to a predominantly urban country. जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन पहली सोसाइटी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है, ठीक है, हमने जैसे बात करी थी कि इंग्लैंड वॉज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ब्रिटेन जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है वो ही सबसे पहली सोसाइटी थी जो रूरल से अर्बन कंट्री की तरफ जो है वो शिफ्ट ऑन होती है। सो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। क्लियर है? नाउ इन 1800 वेल अंडर 20% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स और सिटीज और more than 10,000 inhabitants. By 1900 this proportion had become 74%. अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन भी होता है, सो 1800 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब 20% पीपल जो है वो टाउन्स या सिटीज में रह रहे होते थे। इन जनरल 10,000 पीपल रह रहे हैं टाउन्स में, लेकिन 1900 तक आते आते ये 20% 74% हो चुका था। एंड द कैपिटल सिटी लंदन was home to about 1.1 million people in 1800. It increased in size to a population of over 7 million by the start of the 20th century. लंदन जो 1800 में जहां पर 1.1 मिलियन पीपल रह रहे थे, वही 20th सेंचुरी में 7 मिलियन हो चुके थे। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और उतनी ही तेजी से अर्बनाइजेशन भी हो रहा था। पीपल शिफ्ट कर रहे थे ना, शिफ्ट इन दी लोकेशन ऑफ वर्क भी हो रहा था। याद होगा ना, सारा कुछ क्लास 11th में पढ़ा हुआ है हमने। एक बार वापस से रिकॉल करिए। अगर आपको ये सारी चीजें एक बार वापस से समझनी है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लियर है? देन London was then by far the largest city ever seen in the world, a vast manufacturing, commercial and financial center at the heart of a still expanding British Empire. London जो है वो सबसे largest city थी वर्ल्ड की उस एक टाइम पीरियड की अगर हम बात करें सो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर था, कमर्शियल सेक्टर, फाइनेंशियल हब था। आज भी पूरे ब्रिटिश एम्पायर में देखो आप तो लंदन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है।
ठीक है, लंदन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट भी है, फाइनेंशियल हब भी है, कमर्शियल हब भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। सो इस तरह से जो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। नाउ आई होप इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसने प्रिमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज में इम्पैक्ट डाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से किस तरह से एसोसिएटेड होता है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी ब्रिटेन या वेस्ट वो भी हमने समझा और पूरे के पूरे डेटा के साथ में समझा। हमने देखा 1700 या फिर 1800 1900 में क्या डेटाज हुआ करते थे, किस तरह से चेंजेस आए। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट इन इंडिया की, सो क्या इम्पैक्ट रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंडिया पे, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। Now, industries owned and run by Indians decreased due to machine made of clothes of Manchester. अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा, अगर हम कैपिटलिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कैपिटलिज्म हमें वेस्ट में देखने को मिला वो कैपिटलिज्म हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कॉलोनियल रूल चल रहा था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिला वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। और कारण क्या है? क्योंकि इंडिया में कॉलोनियल रूल चल रहा था। अब हम देख रहे हैं कि इसी कॉलोनियल रूल के अंदर क्या इंपैक्ट्स रहे। सबसे पहले तो सबसे मेजर इंपैक्ट जो है वो ये है कि जहां पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहीं इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपैक्ट पड़ा। इंडिया में उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहां पर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, इंडियंस ने जो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था, जिन्हें वो ओन करके रखते थे, वो पूरी तरह से खत्म होने लग गई। ठीक है, अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, किस तरह की इंडस्ट्रीज इंडिया में हुआ करती थी, वो हम ऑलरेडी आगे अभी पढ़ने ही वाले हैं वैसे भी। देखो क्या एक चीज थी, इंडियंस, सबसे पहले तो इंडियन सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। यहाँ पे आज भी 67% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है जो कि एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडियंस के अपने हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे, अपनी विलेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कॉटन से किस तरह से वो क्लोथ्स बनाया करते थे, जूट को यूज करके किस तरह से क्लोथ्स बनाया करते थे। हमारी अपनी यूनिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, हमारे अपने हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे जो पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलते थे। यानी कि इंडियन जो टेक्निक्स थी वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। क्या थी, कैसे थी, वो हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, इंडिया में जो चल रही थी वो बंद हो चुकी थी। बंद क्यों हुई? कारण क्या था? क्योंकि मशीन मेड क्लोथ्स फ्रॉम मैनचेस्टर आने लगे थे। हमारे यहाँ पर जो क्लोथ्स बनाए जाते थे, बुनाई कढ़ाई करके किस तरह से हमने सारी चीजों को किया, लेकिन वही मैनचेस्टर में जब मशीन्स आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन के थ्रू सारा प्रोडक्शन चल रहा है, तो जब मशीन मेड क्लोथ्स आना शुरू हुए मार्केट में, बाजार में, जब मशीन मेड क्लोथ्स आए, अल्टीमेटली जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रेफर किया कि भाई मशीन से बन के क्लोथ्स आ रहे हैं, इंपोर्टेड क्लोथ्स हैं, तो हम इन्हें जरूर पहनेंगे। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स। जो पुराने अर्बन सेंटर्स चल रहे थे वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। Traditional exports of cotton and silk manufacturers from India declined in the face of Manchester competition. हमारे यहाँ से जो कॉटन और सिल्क का प्रोडक्शन होता था, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसको जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वो हमारे यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो गए क्योंकि मैनचेस्टर कंपटीशन में आ चुका था। मैनचेस्टर जहाँ पर मशीन मेड क्लोथ्स बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन होगा कि या तो आप जो है मतलब हाथ से बने हुए कपड़े पहनिए या फिर मशीन से बने हुए। तो एक तो फिनिशिंग की वजह से, क्वालिटी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीपल क्या करते थे, उनके तरफ शिफ्ट करते थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी, मॉडर्नाइज्ड होना चाहते थे। जो एजुकेटेड थे वो ये चीज़ चाहते थे कि हम भी मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में जो है एक साथ में रहेंगे। और क्या आइडियोलॉजीज प्रिवेल करती थी ये तो आप सभी को ही पता होगा, मतलब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो इंडियन पीपल थे, जो कि बिजनेसमैन थे या फिर जिनके पास में जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार थे, जिनके पास में अच्छी खासी वेल्थ हुआ करती थी, जो
वेस्टर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो चुके थे, वो क्या सोचते थे कि ये इंडिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, हमें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में कम्पीट करना है। अल्टीमेटली इस कॉम्पिटिशन के चक्कर में इंडिया की इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई और वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। ठीक है, हमारे यहाँ के कॉटन सिल्क मैन्युफैक्चरर के जो एक्सपोर्ट हम करते थे वो डिक्लाइन हो गए। This period also saw the further decline of cities such as Surat and Masulipatam while Bombay and Madras grew. इस एक टाइम पे सिटीज़ भी डिक्लाइन होना शुरू होती हैं। जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम पहले जो है वो सिटीज़ हुआ करती थी, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। क्यों? क्योंकि शायद वो इंडस्ट्रीज़ यहीं पर ही सेटअप हुआ करती थी, यहीं वो प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन अब बॉम्बे एंड मद्रास ये जो है इमर्ज होने लगी, न्यू सिटीज इमर्ज होने लगी, ओल्ड सिटीज जो थी वो कोलैप्स होने लगी। एंड इसके अलावा और क्या चीजें हमें देखने को मिली? सो लाइक टाउन्स लाइक थंजावुर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद लॉस्ट देयर कोर्ट्स एंड देयरफॉर सम ऑफ देयर आर्टिसंस एंड कोर्ट जेंट्री। कुछ टाउन्स की हम बात करें, जैसे यहाँ पर आपको ये थंजावुर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर ये ढाका है जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। वही ये आपको दिख रहा है मुर्शिदाबाद, ठीक है, ये यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल के पास में जो है ये एरिया देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो सारे टाउन्स थे इनके अपने कोर्ट्स, जेंट्री जो है ये सारा कुछ कोलैप्स हो जाता है। एंड फ्रॉम दी end of 19th century with the installation of mechanized factory industries, some towns became more and much more heavily populated. और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज सेटअप होना, मतलब ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ सेटअप होना स्टार्ट हुई, इंडियन इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, इंडिया का अपना प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यानी इंडिया जो प्रोड्यूस करता था, मैन्युफैक्चर करता था, उनके ऊपर सारा कुछ, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, पीपल ले ही नहीं रहे थे, परचेस ही नहीं कर रहे थे, कंज्यूम नहीं कर रहे थे। सो अल्टीमेटली उसमें डाउनफॉल हुआ और ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में लाके उन्हें सेटअप कर लिया। अब यहां से क्या होता है कि जब न्यू मशीन्स आना शुरू होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होती है, तो जो टाउन्स होते हैं, जो न्यूली इमर्ज्ड टाउन्स होते हैं, वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं। बहुत सारे पीपल जो हैं वहीं पर आके रहना शुरू कर देते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। Urban luxury manufacturers like the high quality silk and cotton of Dhaka and Murshidabad must have been hit first by the almost simultaneous collapse of indigenous coat demand and the external market on which these had largely depended. अब अगर हम ढाका और मुर्शिदाबाद के सिल्क और कॉटन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में रिच होते थे, अगर हम अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, सो सिल्क एंड कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे, जो हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस किया करते थे, वो भी डाउन कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो है एक्सटर्नल मार्केट के ऊपर, इंडिजिनस कोट्स के ऊपर ही डिपेंडेड थे और वहाँ से इनकी जो डिमांड्स है वो लेस होना शुरू हो जाती, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। Village crafts in the interior and particularly in regions other than eastern India where British penetration was earliest and deepest probably survived much longer, coming to be seriously affected only with the spread of railways. जो विलेज क्राफ्ट्स इंटीरियर और पर्टिकुलरली उन रीजन्स में थे जहां पर ब्रिटिश पेनिट्रेशन वॉज अर्लीस्ट एंड डीपेस्ट, तो वो कुछ टाइम तक तो सर्वाइव करते हैं, लेकिन जैसे ही रेलवेज इंट्रोड्यूस होते हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम विलेज क्राफ्ट्स की बात करें, स्पेशली जो सेवन सिस्टर वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, स्पेशली आसाम की अगर हम बात करें, सो वहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो विलेज इंडस्ट्रीज थी, जो विलेज क्राफ्ट्स में वर्क करती थी, वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जब रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, सो उन इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया गया। सो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंडियन इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिक्रीज हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं, इंडिया के अपने एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाते हैं, इंडिया के जो हाई क्वालिटी कॉटन है, सिल्क है, उनकी डिमांड्स डिक्लाइन हो जाती हैं। सो एक तरफ जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, वहीं उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट यदि हम इंडिया पे देखें सो वो हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में कि क्या इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया पे। अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टडी किया एंड इंडिया पे उसका इम्पैक्ट भी देखा। और इतना ही नहीं, अगर अब हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो वो क्या रहा उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अभी तक जो हमने इम्पैक्ट देखे वो भी नेगेटिव फॉर्म में ही थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि इंडस्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप हो रही थी,
भले ही वेस्ट की कंट्रीज कर रही थी, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप हो रही थी। अगर पुराने टाउन्स, पुरानी सिटीज कोलैप्स हो रही थी तो न्यू टाउन्स इमर्ज भी हो रहे थे। ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स देखे अभी जो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नेगेटिव इंपैक्ट्स पर फोकस करेंगे। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पे आए। सो unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, the initial impact of the same British industrialization led to more people moving into agriculture। अब ये देखिए एक और चीज जो बिल्कुल अपोजिट होती है। अब एक तरफ ब्रिटिश का अर्बनाइजेशन है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पीपल रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनिशियल इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी पर, वो ऐसा था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पीपल वापस से एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? वापस से एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे। द एक्सटेंसिव इंपोर्टेशन ऑफ चीप यूरोपियन पीस गुड्स एंड यूटेंसिल्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया इटसेल्फ ऑफ न्यूमरस फैक्ट्रीज ऑफ द वेस्टर्न टाइप हैव मोर और लेस डिस्ट्रॉयड मेनी विलेज इंडस्ट्रीज। अब क्यों ऐसा कर रहे थे कि एक तरफ तो सभी जो हैं अर्बन, रूरल से अर्बन में जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों है कि सभी एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं? तो इसके कारण ये थे, देखो क्या हो रहा था, वेस्टर्न टाइप की जो इंडस्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही थी। दूसरी तरफ हम चीप यूरोपियन पीस गुड्स एंड यूटेंसिल्स को इंपोर्ट कर रहे थे। जो चीज़ें हमारे यहाँ पर थोड़ी महंगी पड़ती थी, हम क्या करते थे, यूरोप में मशीन्स टेक्निक्स के थ्रू उन चीज़ों को कम दाम में बनाया जाता था, यानी कि उनकी कॉस्ट कम लगती थी तो वो थोड़ी चीप हुआ करती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा थी, सो क्या करते थे, उन चीप पीस गुड्स को, यूटेंसिल्स को इंपोर्ट करते थे और अल्टीमेटली पीपल उन्हें ही बाय या परचेस किया करते थे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारी विलेज इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। वो यहाँ पर कोलैप्स होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। और इसी का कारण ये था कि अब हम जो पहले हम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या फिर विलेज इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ किया करते थे, हमने सोचा अब हम वापस से एग्रीकल्चर में ही आ जाते हैं, जो हमारी ऑलरेडी सोसाइटी है ही बेस्ड, हम वापस से एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। द हाई प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैव ऑल्सो लेड टू मेनी विलेज आर्टिसंस टू अबांडन देयर हेरिडिटरी क्राफ्ट इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस की वजह से जो विलेज आर्टिसंस थे, ठीक है, उनको क्या है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था अब चीजों को प्रोड्यूस करना, क्योंकि एक तरफ सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी है जहां से गुड्स बन के आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन गुड्स हैं जिन्हें एक तो एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और फिर अगर उन्हें अपनी सर्वाइव करना है तो वो उनको बहुत महंगा पड़ रहा था, सर्वाइव करना बहुत महंगा पड़ रहा था। सो अल्टीमेटली उन्होंने उन सारी चीजों को खत्म करके विलेज एग्रीकल्चर की तरफ ही शिफ्ट करना अच्छा समझा। Now the extent to which this disintegration of the old village organizations is proceeding varies considerably in different parts। अब ये जो disintegration हो रहा है कि हम वापस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये different part of the country में differently था and the change is most noticeable in the more advanced provinces। बस जो change हमें सबसे ज़्यादा noticeable था, सबसे ज़्यादा notice हो रहा था, वो था advanced provinces में, ठीक है। सो ये रहे थे नेगेटिव इंपैक्ट्स। और इसी के साथ में द सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स इन इंडिया हैव ऑफन डिस्कस्ड बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब हम जो कॉलोनियलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज को स्टडी करते हैं तो एक तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो तो हम करते ही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आइडिया ऑफ नेशन स्टेट में डिस्कस किया था कि एक तरफ नेशनलिज्म है जहां सोवर्निटी की तरफ हम बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म है। एक तरफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म है जो हमारी लिबर्टी फ्रीडम को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को तो हम डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ कॉलोनियलिज्म के क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हुए उन्हें भी हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। एंड कंपैरिजंस हैव बीन मेड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट एंड द ग्रोथ ऑफ अ वेस्टर्न मिडिल क्लास विद दैट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। और कंपेयर भी किया जाता है कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड पे क्या रहा और जो वेस्टर्न मिडिल क्लास है उसकी ग्रोथ हुई विथ इंडियन एक्सपीरियंस। तो एक तरफ वेस्ट है जहां पर मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया है, ठीक है। सो इंडिया के अपने क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनको कंपेयर भी किया जाता है सोशियोलॉजी में। क्लियर है?
Then in India, industrialization is not just about new machine-based production, but also a story of the growth of new social groups in society and new social relationships. In other words, it is about changes in the Indian social structure. अब अगर हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके समझने की कोशिश करें, तो एक तरफ हमने देखा कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वेस्ट से स्टार्ट होता है, हम हाईटेक हो रहे हैं, क्लियर है। लेकिन वहीं अब हम इस वेस्टर्न वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया पर इम्पैक्ट देखें, सो यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लियर है। हमारी अपनी जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, विलेज इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन हो जाती हैं, वो यहाँ पर कोलैप्स हो जाती हैं, एंड वेस्टर्न टाइप की इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। ठीक है, क्या होता है? वेस्टर्न टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो सेटअप होना शुरू हो जाती हैं, और इसके कारण जो वेस्टर्न गुड्स हैं हम उन्हें ही इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें ही यूज करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप रहा है इंडिया का अपना यूनिक इंडिजिनस, वो कोलैप्स हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, और हम वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? एग्रीकल्चर की तरफ। मतलब इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी रही है, लेकिन इसी के साथ में हमने ऐसे बहुत से एफर्ट्स किए हैं कि हम एग्रीकल्चर की तरफ से अलग चीज़ों पर भी शिफ्ट हों। जैसे एग्रीकल्चर से हमारी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो फूड प्रोडक्शन वाली नीड्स हैं वो हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी क्लोथ्स वाली नीड हो गई, हमारी फैमिली जो भी सारी नीड्स होती थी, हम उन्हें अपने इंडियन टाइप से फुलफिल कर पाते थे, उन डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पाते थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि वेस्ट का क्या इंपैक्ट रहा इंडिया के ऊपर, तो हम वापस से एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। मतलब हम जहां डेवलपिंग में आए थे हम वापस से बैकवर्ड हो गए। ठीक है, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी के ऊपर। हमेशा जो चीज़ें कही जाती हैं, जो थ्योरीज बताई जाती हैं कि इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, इंडिया में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं था, इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इंडिया के लोगों को नॉलेज नहीं था, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, तो ये सारी बातें गलत हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स गलत हैं, क्योंकि हम डेवलप भी हो रहे थे, हमारी अपनी साइंस थी, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी होती थी चीज़ों को लेके। हाँ, शायद हमारे पास में वो मशीन्स नहीं होती होंगी जैसी वेस्टर्न वर्ल्ड यूज़ कर रहा था, लेकिन उससे अच्छा इंडिया प्रॉस्पेरस था। देखो, किसी भी चीज़ के दोनों ही पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस भी आए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। रेलवेज एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है अगर हम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो। वहीं जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने, हम उसे भी नहीं भूल सकते। जैसे हमने इंडियन सोसाइटी जो बुक में स्टडी किया था कि किस तरह से कास्ट सिस्टम को और ज़्यादा रिजिड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने। सो वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से हमारी सोसाइटी और ज़्यादा बैकवर्डनेस की तरफ जा रही है। ये हमने अभी यहाँ पर समझा है कि हम जो है वापस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और क्या चीज़ें हुई कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सिर्फ मशीन्स के बारे में ही नहीं था कि कितनी मशीन्स आई, कैसा प्रोडक्शन हुआ, बल्कि उसके आने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इंडिया में न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए एंड न्यू सोशल रिलेशनशिप्स भी बिल्ड हुई। अब वो कैसे हुई उन्हें हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझें तो द सब्स्टिट्यूट्स offered by the East India Company and subsequently by the British government were land ownership and facilities for education in English। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से किस तरह के न्यू रिलेशनशिप्स हमारी सोसाइटी में फॉर्म हो रहे थे या किस तरह से न्यू ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे, तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड ओनरशिप या लैंड लॉज में चेंजेस किए। इतना ही नहीं, एजुकेशन इंग्लिश में प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर डेवलप करी। अब ये सारी चीजें एक तरह से अगर हम देखें, मतलब सिर्फ एक ही पहलू देखें तो हमें देख के ऐसा लगता है कि नहीं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन अगर अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, सो द फैक्ट इज दैट द फर्स्ट remained unconnected with agricultural productivity and the second with the mainstream of Indian cultural traditions implies show that the alternatives were not sufficient in the sense that they could not create any genuine middle class। अब अगर हम इस पहले इम्पैक्ट की बात करें जो लैंड लॉस
लॉज की बात कर रहा है या लैंड ओनरशिप की बात कर रहा है, तो जिस तरह का लैंड ओनरशिप सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया वो फ्रूटफुल नहीं रहा। हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज नहीं हो पाई, हमारी डिमांड से फुलफिल, हम पीपल की डिमांड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो पीपल डिमांड कर रहे हैं हम उनकी डिमांड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कैसी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 5 स्टडी किया था इंडियन सोसाइटी का, सो हमने देखा था किस तरह से कॉलोनियलिज्म जो है वो इंटरवीन करता है कास्ट सिस्टम के अंदर और लैंड सेटलमेंट करता है। उस लैंड सेटलमेंट में वो क्या करते हैं, अपर कास्ट के जो पीपल हैं उन्हें लैंड राइट्स दे देते हैं। अपर कास्ट के पीपल को लैंड राइट्स दे दिए, जिनके पास में वेल्थ तो है लेकिन उस लैंड को किस तरह से मैनेज करना है इसका कोई नॉलेज नहीं है। और अल्टीमेटली वो क्या करते थे, वो तो सिर्फ इकोनॉमिक सरप्लस लेते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि इस लैंड को हम किस तरह से जो है मैनेज करें। और फिर बाद में होता क्या है कि डोमिनेंट कास्ट इमर्ज होती हैं। याद आया, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो वैसे ही आपने लैंड ओनरशिप में जो चेंजेस किए उसकी वजह से हमें कोई फ्रूटफुलनेस मिली नहीं, हमें कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही राइज नहीं हुई। वहीं अब अगर हम बात करें कि आपने हमको प्रोवाइड किया फैसिलिटीज जिसकी वजह से हमको इंग्लिश में एजुकेशन मिलेगी, सो अगर हम इसकी बात करें, सो द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस एम्प्लाई शो दैट ऑल्टरनेटिव्स वर नॉट सफिशिएंट। जो ऑल्टरनेटिव्स, जो फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड की गई थी वो सफिशिएंट नहीं थी और कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर को ही इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में चेंज आ रहे थे एंड इन्होंने किसी भी जेन्युइन मिडिल क्लास का क्रिएशन नहीं किया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, तो एक जेन्युइन मिडिल क्लास इमर्ज होके आती है। ठीक है, जो ना ही बहुत रिच है ना ही बहुत पुअर है लेकिन सस्टेन कर रही है। मिडिल क्लास हर सोसाइटी में होती है, आज की सोसाइटी की हम बात करें तो आज भी मिडिल क्लास है, लेकिन उस समय जो इन्होंने हमें फैसिलिटीज दी उससे कोई जेन्युइन मिडिल क्लास इमर्ज ही नहीं हो पाई क्योंकि वो फैसिलिटीज अपने आप में इनसफिशिएंट थी। We only know too well that the zamindars become parasites in land and the graduates job hunters. जो जमींदार बने, जो आपने लैंड ओनरशिप की और जिनको आपने जमीन दे दी, वो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स बन के रह गए। उनने क्या किया, उनका लैंड था उस पे वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, ढेर सारा काम करवाते थे, उनकी हेल्थ की कोई चिंता नहीं करते थे, उनकी एबिलिटी के बारे में नहीं सोचते थे, बस उनसे काम करवाते थे। जैसे हमने बंधुआ मजदूर जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, सो वैसे ही उनसे बस काम करवाया जाता था, उनके बारे में नहीं सोचा जाता था। उन्हें वेजेस मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, नहीं तो उनके काम के बदले में उन्हें एक बोरी गेहूं दे दिया। अब क्या एक बोरी गेहूं से आप अपना पूरा खर्च चला सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, सो अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। अब अगर हम इंग्लिश एजुकेशन की बात करें, सो जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने जॉब पाई और इन जनरल जितने भी ज्यादा लोग पढ़ लिख के जो भी हुए थे, मोस्ट ऑफ दी, सो वो या तो फॉरेन में चले गए, वहां पर एस्टैब्लिश हो गए। सो सारी चीजें सफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें रोल ऑफ सिटीज की, ठीक है, सो ये था आपका पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आई होप ये समझ में आया होगा। क्या इम्पैक्ट्स रहे, पॉजिटिव भी क्या रहे, नेगेटिव भी क्या रहे, ये भी समझ में आया होगा। किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, फैसिलिटीज प्रोवाइड की दैट वर इनसफिशिएंट, जो अल्टीमेटली जिन्होंने हमारे ही कल्चर को, स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट किया है। क्लियर है? सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, आई होप वो समझ में आया होगा कि क्या सारा कुछ पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर और किस तरह से उसने इंडिया को इम्पैक्ट करा। इसी के साथ में अगर हम रोल ऑफ सिटीज की बात करें या सिटीज की बात करें जो उस टाइम पे सेटअप थी, किस तरह से उन पर इम्पैक्ट पड़ा। सो सिटीज हैड अ की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वर फेवर्ड। From here, primary commodities could be easily exported and manufactured goods could be cheaply imported. अब देखो, अगर हम किसी एक कंट्री के, किसी एक एम्पायर के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, सो सिटीज़ वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए। इंडिया के केस में अगर हम देखें, सो कोस्टल सिटीज़ जो थी, ठीक है, जो तट पर बसी हुई थी, ठीक है, इंडिया में जो ये पूरा पेनिनसुला है, ये यहाँ पर जितनी भी सिटीज़ हैं वो सभी कोस्टल सिटीज़ कहलाती हैं। सो यहाँ पर जो सिटीज़ थी जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ।
यहाँ से क्या होता था, जो प्राइमरी कमोडिटीज हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था, मैन्युफैक्चरर गुड्स को इंपोर्ट इजीली कर लिया जाता था। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, जो आप जैसे मान लीजिए मुंबई है, मुंबई कोस्टल रीजन में एस्टैब्लिश है, कोस्टल सिटी है। सो यहाँ से हमारे यहाँ पर जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, इनिशियल जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते थे, हम उन्हें इजीली एक्सपोर्ट कर पाते थे, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं जो हमें इंडिया में लेके आने हैं, हम उन्हें इजीली इम्पोर्ट कर पाते थे। तो इसीलिए सिटीज़ का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सारी चीज़ों के अंदर। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, कैसे दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं वो समझ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने समझा, अब हम सिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, जो टाउन सिटीज एस्टैब्लिश हो रही थी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की इम्पैक्ट की वजह से। हमने देखा कि जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम है, वो दोनों अगर डिक्लाइन हुई तो बॉम्बे और मद्रास ग्रो कर गई। सो ये जो सिटीज हैं जो एस्टैब्लिश हो रही थी, इन सिटीज का क्या प्रोमिनेंट रोल रहा है वो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन colonial cities were the prime link between the economic center or core in Britain and periphery or margins in colonized India। अब जो colonial cities थी वो ब्रिटेन के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक थी, क्योंकि ये जो colonial cities थी जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना एक राज्य स्थापित करके रखा हुआ था, वहां से ब्रिटेन से मतलब वहां से लेके ब्रिटेन तक का कॉन्टेक्ट बहुत ईजी हो चुका था। and cities in this sense were the concrete expression of global capitalism। और यहाँ से ये जो cities हैं ये global capitalism का expression बन चुकी थी। global capitalism का मतलब क्या, कि अब हम पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के प्रोडक्ट्स को आपको अमेरिका भेजना है, चाइना भेजना है, रशिया में भेजना है, सोवियत यूनियन मतलब उस टाइम पे कहीं भी भेजना है, आप इजीली उस चीज को कर चुके हो। कैपिटलिज्म के बारे में हमने पढ़ा ही कि किस तरह से ये एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है, नैरो हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री या अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो वैसे ही ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होने लगा था। इन इंडिया, in British India, for example, Bombay was planned and redeveloped so that by 1900 over 3/4 of India's raw cotton were shipped through the city। British India की हम बात करें, बॉम्बे का एग्जांपल लें तो बॉम्बे किस तरह से प्लान होता है, डेवलप होता है, और यहाँ से किस तरह से हम रॉ कॉटन को शिप करके दूसरी सिटीज़ में भेजते हैं। सो अल्टीमेटली सिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक सेंटर हैं। इकोनॉमिक सेंटर क्यों है, यहाँ से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स को किस तरह से उन्हें प्रोड्यूस करना है, उन्हें एक्सपोर्ट करना है, ये सारा कुछ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बॉम्बे का एग्जांपल आपको बताया गया है। और भी क्या है इसमें, सो कलकत्ता एक्सपोर्टेड जूट टू डंडी while मद्रास सेंट कॉफी, शुगर, इंडिगो, डाइज एंड कॉटन टू ब्रिटेन। अब जैसे कलकत्ता की हम बात करें, सो कलकत्ता से जूट एक्सपोर्ट हो रहा है, वही मद्रास से कॉफी है, शुगर है, इंडिगो डाइज है, कॉटन है, ये सभी ब्रिटेन में जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो सिटीज का रोल है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी सिटीज हैं जो आपके इंडिया में सेटअप हैं, जो ग्रो कर रही हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीके से कोर हो चुकी हैं, पेरिफेरी हो चुकी हैं। और ये सिटीज किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क करती थी ये भी अभी आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं टोटली अर्बनाइजेशन के ऊपर कि अर्बनाइजेशन क्या है एंड इसका कॉलोनियल एक्सपीरियंस क्या रहा है। सो अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ सेम अर्लियर अर्बन सेंटर्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज। अर्बनाइजेशन का मतलब तो पता है ना आपकी, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आके पीपल जो है सेटअप कर रहे हैं, चाहे फिर जॉब के लिए करें, एजुकेशन या किसी भी पर्पज से, ठीक है। सो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन। अब ये जो अर्बनाइजेशन कॉलोनियल पीरियड में है, इसमें क्या हुआ था इंडिया में स्पेशली, जो हमारे ऑलरेडी सेटअप अर्बन सेंटर्स थे वो डिक्लाइन हो जाते हैं एंड न्यू कॉलोनियल सिटीज जो हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। सिटीज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ कोलकाता वाज वन ऑफ द फर्स्ट सच सिटी। अब कोलकाता वो पहली ऐसी सिटी डेवलप हुई थी जो कि कॉलोनियल सिटीज में थी, और ये भी कहाँ पर आती है, कोस्टल एरियाज में आती है। सो यहाँ से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था। नाउ इन 1690 एन इंग्लिश मर्चेंट नेम्ड जॉब चारनॉक arranged to lease 3 villages namely Kolikata, Gobindapur and Sutanuti by the river Hooghly in order to set up trading post। अब 1690 की अगर हम बात करें तो एक इंग्लिश मर्चेंट हैं आपके जिनका नाम है जॉब चारनॉक,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 विलेजेस को लीज किया जो हुगली रिवर के पास में थे, जिनका पहले जैसे नाम था कोलिकाता, गोविंदापुर एंड सुतानुती। और फिर उन्होंने क्या किया, 1698 में फोर्ट विलियम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिवर फॉर डिफेंसिव पर्पसेस एंड अ लार्ज ओपन एरिया वाज क्लियर्ड अराउंड द फोर्ट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स। 1698 में फोर्ट विलियम को एस्टैब्लिश किया गया। ये जो हम 3 विलेजेस की हमने बात करी जिन्हें लीज पर लिया गया था, ये आगे चल के अर्बन सेंटर्स बने और 1698 में फोर्ट विलियम को एस्टैब्लिश किया जहां पर डिफेंसिव पर्पसेस के लिए यूज किया गया उस एरिया को, ठीक है, डिफेंस के लिए यूज किया गया। क्या होता था, जो मिलिट्री हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स के जो अपने लोग थे, वो उन सभी को डिफेंसिव टेक्टिक्स सिखाई जाती थी। एंड इतना ही नहीं, मिलिट्री एंगेजमेंट्स के लिए एक ओपन एरिया था, उसको क्लियर करवाया गया। फोर्ट के पास में जो है एक ओपन एरिया था, उसको पूरा क्लियर करवाया गया मिलिट्री एंगेजमेंट्स के लिए। और ये जो फोर्ट और ओपन एरिया था, ये सिटी का कोर बना, इमर्ज रादर रैपिडली, जो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। सो अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन को लेके ये सारे डेवलपमेंट चल रहे थे। एक तो सबसे पहले नई सिटीज डेवलप हो रही थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अर्बनाइजेशन के अंदर। एंड सेकेंडली किस तरह से फोर्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे थे, न्यू विलेजेस को, मतलब विलेजेस को हम लीज कर रहे थे ताकि हम टाउन सिटीज को एस्टैब्लिश कर पाएं, एरियाज को क्लियर करवाया जा रहा था। अब वो उस समय मिलिट्री एंगेजमेंट के लिए हुआ, लेकिन लेटर ऑन आगे चल के वो बहुत बड़े अर्बनाइज्ड सेंटर्स या अर्बन टाउन्स, सिटीज के फॉर्म में सेटअप हो गए। क्लियर है, आया समझ में सारा कुछ, कोई डाउट तो नहीं है आपको। सो ये सारा था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कॉलोनियल एक्सपीरियंस, इम्पैक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो आपका अब जो फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। एक तो बिल्कुल सबसे न्यू टॉपिक्स थे नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे थे, बस न्यू क्या था इसमें, इम्पैक्ट को समझना कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के ऊपर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है कि हमें मैम के साथ में डिस्कस करना चाहिए या आप सबको आपस में डिस्कस करना चाहिए, सो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सभी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके देखना, यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट जो भी क्लास स्टडी करनी है, क्लास पे क्लिक किया, क्लास में सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ लिखा है। जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।